Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, in last lecture we have discussed about the text of the second chapter, that is Last Spring. So students, now I am going to start some textual questions of the lesson. So let us start from question number 1. Question number 1 is, who was Sahib and where had he come from? What was his full name? What was the irony about his name? तो कहते हैं कि जो साहिब है कौन है, वो कहाँ से आया, उसका फुल नेम क्या है, आयरनी यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है उसके नाम के लिए, वो बताना है। तो जो साहिब है वो एक रैग पिकर्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो साहिब जो था वो क्या करता था, वहाँ से जो गार्बेज डंप जो होते थे वहाँ से वो अपनी काम की चीज़ों को निकालना, उसके बाद उसको मार्केट में जाके बेचना और फिर उसने क्या करना, पैसा कमाना। ठीक है, उसको बेच के पैसा कमाता था। तो ये काम था साहिब का। कहते हैं ही हैड कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश के जो ढाका है वहाँ से वो आया हुआ था। हिज फुल नेम वाज साहिब आलम, उसका पूरा नाम साहिब आलम था। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसके नाम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट द पुअर बॉय हैड नॉट इवन शूज़ टू वियर, कहते हैं लेकिन जो पुअर बॉय था जिसका नाम साहिब आलम था, जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स पूरा जिसका नाम का मतलब है, लेकिन कहते हैं उस पुअर बॉय के पास इवन कि डालने के लिए शूज़ भी नहीं थे। कहते हैं दस देयर वॉज अ डीप आयरनी इन हिज नेम, और यहाँ पे एक डीप आयरनी जो है उसके नाम में मतलब छुपी हुई है। कहते व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो कहते हैं कि जो साहिब है वो गार्बेज से क्या ढूंढता था और वो कहाँ, वेयर इज़ ही, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया था। कहते हैं साहिब इज़ अ पुअर रैग पिकर, इवन एवरी मॉर्निंग ही कम टू प्रूव द गार्बेज हीप्स इन द ऑथर्स नेबरहुड। तो वो एक पुअर रैग पिकर था, वो हर मॉर्निंग को डेली वो क्या करता था, वो जो गार्बेज हीप्स वहाँ पे लगे होते थे, ढेर जो वहाँ पे लगे होते थे ऑथर्स के नेबर में, वहाँ से वो क्या करता था, जो उसके काम की चीज़ें होती थी उन्हें फाइंड आउट करता था। कहते ही लुक्स फॉर एनीथिंग दैट कैन गेट हिम सम कॉइन, कहते उन चीज़ों को वो ढूंढता था जो उनको कॉइन दे सके, मतलब उन चीज़ों को देता जो उसके काम की होती थी, फिर जाके उसको वो मार्केट में बेचता था, फिर उसको उसके बदले में पैसे मिलते थे। कहते हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। तो कहते उसकी फैमिली जो है वो माइग्रेटेड हुई थी ढाका से, और अब वो किस एरिया में रहते थे, सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, What had Sahib's mother told him about their coming to the big city। कहते कि उसकी जो मदर थी उसने उसको क्या बताया हुआ था कि जो बिग सिटी में आए हुए हैं तो वो क्यों वहाँ पे आए हैं। कहते साहिब्स मदर हैड टोल्ड हिम दैट देयर होम यूज टू बी इन द ग्रेट fields ऑफ द ढाका, देयर वर मैनी storms, all homes and fields were swept away, so they left their countries and came to the big city looking for livelihood। तो कहते हैं उसकी मदर ने उसको बताया हुआ था कि वो कहाँ पे रहते थे, ढाका में रहते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स थी, वहाँ पे उनका घर था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह आते थे, फ्लड वगैरह आते थे, जिसकी वजह से उनके जो घर हैं और उनके जो फील्ड है वो क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने अपना जो घर था, अपनी जो कंट्री थी उसको छोड़ा था, और वो अब बिग सिटी यहाँ पर दिल्ली में वो आ गए अपने लिवलीहुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डज साहिब रिमेंबर हिज नेटिव प्लेस। क्या साहिब को अपनी नेटिव प्लेस जो है जहाँ पर वो रहता था बचपन में, तो क्या उसको वो याद है। कहता है वी कम टू नो फ्रॉम द स्टोरी दैट साहिब इज जस्ट अ बॉय। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द साहिब हैड लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो कहता है कि हमने स्टोरी में पढ़ा है कि साहिब की जो है वो एक लड़का है, तो जो हमने आगे स्टार्टिंग में पढ़ा है स्टोरी में, उसमें क्या है कि उन्होंने अपना जो घर है, साहिब और जो है उसकी फैमिली ने अपना घर जो है वो काफ़ी देर पहले छोड़ा था। सो ही पॉसिबली कैन नॉट हैव एनी क्लियर मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, और इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको अपने जो घर है जहाँ ढाका में वो रहते थे उसकी मेमोरी उसको मतलब उसको याद नहीं होगी, मतलब क्लियर याद नहीं होगी। ही नोज़ वट हिज मदर्स हैज़ टोल्ड हिम, कहते वो वही जानता था जो उसकी मदर ने उसको बताया था, और उसकी मदर ने उसको क्या बताया था कि वहाँ पे स्टॉर्म्स आते थे और उसकी वजह से उनके जो होम हैं और फील्ड जो है वो स्वेप्ट अवे हो जाते थे। कहते सो दे हैड टू लीव देयर होमलैंड एंड कम टू द डेली लुकिंग फॉर गोल्ड, और इसलिए उसमें उन्होंने अपना होमलैंड जो था, अपना घर जो था उसको छोड़ा था, और वो डेली आ गए थे, और किसके लिए आए थे, लुकिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड मीन्स इन द सेंस ऑफ मतलब कि जो गोल्ड उसको किसको कहा गया है कि जो गार्बेज डंप से वो अपने
अकॉर्डिंग जो चीज़ें निकालते थे, जो उन मतलब जिसकी उनको नीड होती थी, जिन चीज़ों को वो निकालते थे, वो उनके लिए क्या था, गोल्ड था। क्यों? क्योंकि उनको निकाल के वो आगे मार्केट में बेचते थे और वो उनको पैसे देते थे। तो उसको उन्होंने कहा यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे जो हम डालते हैं ये वाला गोल्ड नहीं है, यहाँ पे उनके काम की जो चीज़ें वो गार्बेज डंप से निकालते थे उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रंस नॉट वियरिंग फुटवियर। कहते हैं ऑथर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी उनके लिए जो फुटवियर का यूज़ नहीं करते थे, जो शूज़ नहीं डालते थे, उनके लिए जो ऑथर थी उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। तो ऑथर ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी थी, उनके लिए कहा था कुछ। तो कहते कि क्या चीज़ें, क्या बात उन्होंने कही थी। कहते थे रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन। जो रैग पिकर्स होते हैं वो पुअर चिल्ड्रन होते हैं। दे ऑलवेज वेंट अबाउट वेयर फुटर, वो हमेशा वेयर फुटर रहते हैं। दे हैड बिकम यूज टू इट, वो इसके यूज टू हो जाते हैं। इवन इफ़ दे हैड शूज़ दे लुक्ड फॉर एक्सक्यूज़ नॉट टू वियर दैम। कहता है कि अगर उनके पास शूज़ हों भी, अगर उनको मिल भी जाएँ, तो फिर भी वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं उसको ना वियर करने का। कहते सम इवन सेड दैट गोइंग बेयर फुट वॉज अ ट्रेडिशन अमंग दैम। और कहते हैं कि कुछ लोग तो मतलब इस तरह से कहते हैं कि ये जो बेयर फुटर रहते हैं, मतलब हमेशा नंगे पाँव घूमते हैं, ये इनका क्या है, ट्रेडिशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हाट प्रॉमिस हैड द राइटर मेड विद साहेब, व्हाट वाज इट दैट एम्बेरेस्ड हर लेटर। कहता है कि कौन सा प्रॉमिस जो है वो राइटर ने किया था, राइटर ने उसके साथ किया था, साहिब के साथ प्रॉमिस किया था। कहते हैं कौन सा प्रॉमिस उसने किया था और उसके लिए उसको क्यों एम्बेरेस्ड फील हुआ था। तो कहते हैं साहिब डिड नॉट गो टू स्कूल, जो साहिब अब स्कूल नहीं जाया करता था। ही सेड दैट देयर वाज नो स्कूल इन द नेबरहुड। और वो क्यों स्कूल नहीं जाया करता था, बिकॉज उनके नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं था। कहते इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आस्क्ड द राइटर। यस सेड साहिब। तो कहते राइटर ने उससे कहा था कि अगर मैं कोई स्कूल जो है स्टार्ट करूँ तो क्या आप मेरे स्कूल में आओगे। तो साहिब ने उस आगे से रिस्पॉन्स किया था कि यस, कि मैं आऊँगा। कहता है व्हाट द राइटर हैड टू फील स्मॉल इवन आफ्टर अ फ्यू डेज। कहता है कि कुछ दिन के बाद उसको मतलब फील हुआ, राइटर को फील हुआ। क्यों फील हुआ? जब उसने पूछा था, साहिब आस्क्ड हर इफ़ हर स्कूल वाज रेडी, कि जब उसने साहिब ने उससे पूछा कि क्या आपका स्कूल जो है वो रेडी है, तो उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील हुआ। कि क्या हुआ था इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है इसके बारे में। तो जो वो है राइटर जो है वो साहिब को उसको कहते कि आप इस तरह से काम क्यों करते हो, ये वाला काम आप क्यों करते हो। तो उसको आगे से कहता है हमारे पास कुछ और नहीं है करने के लिए। तो फिर वो उसको कहती कि मतलब आप स्कूल जाया करो। तो वो उसको कहता है कि हमारे नेबर में कोई स्कूल नहीं है। तो फिर राइटर उसको कहती कि अगर मैं कोई स्कूल जो है वो स्टार्ट करूँगी तो क्या आप मेरे स्कूल में आओगे। राइटर उसको ऐसे मजाक में बोल देती है कि क्या आप मेरे स्कूल में आओगे अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँगा। तो साहिब उसको बड़ी खुशी होती है कि मतलब ये स्कूल खुलेगा तो मैं वहाँ पे स्कूल में जाऊँगा। तो कहता है कि हाँ मतलब यस, अगर आप स्कूल स्टार्ट करोगे मैं स्कूल में आऊँगा। तो साहिब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज़ के लिए कि अब मैं स्कूल जाऊँगा। तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जब साहिब है वो फिर से उस राइटर के पास आता है, तो कहता है कि जो आपका स्कूल है क्या वो रेडी हो गया। तो इस चीज़ के लिए जो राइटर थे उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब शेम फील करती है इस चीज़ के लिए कि मैंने इससे एक फेक प्रॉमिस कर दिया था। ठीक है, उसने फेक प्रॉमिस किया था, उसने ऐसे मजाक में उसको बोल दिया था। तो कहते हैं उस चीज़ के लिए उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड द राइटर सी साहिब ऑन वन विंटर मॉर्निंग, व्हाट वाज ही डूइंग देयर। कहता है कि विंटर मॉर्निंग साहिब जो है उसको उस राइटर ने साहिब को कहाँ देखा था और वो वहाँ पे क्या कर रहा था। कहता है साहिब वाज स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ अ क्लब। जो साहिब है वो क्लब जो था जहाँ पे टेनिस खेला जा रहा था उसके गेट के पास खड़ा था। ही वॉज वॉचिंग टू जंग मैन, वो दो जंग मैन को देख रहा था। दीज टू जंग मैन वर ड्रेस्ड इन वाइट, उन्होंने वाइट यूनिफॉर्म डाली हुई थी। दे वर प्लेइंग टेनिस। साहिब टोल्ड द राइटर्स दैट ही लाइक द गेम। और वो जो वहाँ पे टेनिस खेल रहे थे, ठीक है, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी आदमी, तो वो टेनिस खेल रहे थे। और साहिब जो है राइटर को कहता है, मतलब बिल्कुल ऐसे कहता है कि मुझे ये वाली जो गेम है ये मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 8। कहता है व्हाट वाज साहिब वियरिंग वन विंटर मॉर्निंग, वेयर डिड ही गेट इट। कहते हैं साहिब जो है उसने उस विंटर मॉर्निंग में उसने क्या पहना हुआ था और उसने कहाँ से लिया था। तो
The Sahib was wearing tennis shoes. Some rich boy had given some these to him. They were discarded shoes. There was a hole in one of them. For Sahib, who walked barefooted, even these were a dream come true. तो कहते हैं कि उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग वहाँ पे साहिब को उसने देखा था उस क्लब के गेट के पास, जहाँ पे जो दो मैन थे वो टेनिस खेल रहे थे, तो कहते हैं कि वहाँ उसने देखा कि जो साहिब है उसने टेनिस शूज़ जो थे उसको वियर किया हुआ था। और ये जो टेनिस शूज़ थे ये किसने दिए होंगे? ये किसी रिच बॉय ने दिए होंगे। और रिच बॉय ने इसको डिस्कार्ड कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो शूज़ थे उसमें से एक शूज़ जो है उसमें एक होल था, तो शायद इस वजह से उसने इसको पहनने से मना किया होगा। कहते हैं कि फॉर साहिब, कि साहिब के लिए ये क्या था, जो कि बिल्कुल नंगे पाँव घूमता था, बेयर फूटेड जो था, अब उसको ये वाले शूज़ मिले तो उसके लिए ऐसे लगता था जैसे कोई जो उसका ड्रीम है वो क्या हो गया हुआ, ट्रू हो गया, पूरा हो गया उसका ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या जो साहिब है वो हैप्पी था टी स्टॉल पे? एक्सप्लेन करिए। अब उस टी स्टॉल पे मतलब वो काम करता था, तो कहते हैं नो, साहिब डज नॉट फील हैप्पी देयर। जो साहिब था वो टी स्टॉल पे हैप्पी नहीं था। ही हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक। उसने अपनी जो केयरफ्री लुक थी उसको उसने लॉस्ट कर दिया हुआ था, खो दिया हुआ था। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल हिज मील्स। उसको वहाँ से 800 रुपीज़ जो है वो दिए जाते थे, प्लस उसको मील्स जो है वो दिया जाता था, खाना उसको दिया जाता था। कहता है बट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, लेकिन वो अपना मास्टर नहीं था। ही बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन द टी स्टॉल। अब वो उस मैन से बिलोंग करता था जिसका अपना क्या था, टी स्टॉल था। मतलब इन्होंने ये पूछा कि क्या वो वहाँ पे खुश था? वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं था, उस टी स्टॉल पे नहीं खुश था। उसकी जो केयर फ्री लुक थी वो अब चली गई थी। अब वो किसी के अंडर वो काम कर रहा था। साहिब जो है वो किसी के अंडर काम कर रहा था। पहले वो अपनी चॉइस से काम करता था, उस काम को करता था जिसको करके उसको खुशी मिलती थी। कई बार वो गार्बेज में से उसको कुछ पैसे जो थे वो मिल जाते थे, कुछ और पैसे ढूंढने के लिए फिर वो मतलब वो करना, उसने और मेहनत करनी इस तरह से, और वो उस चीज़ें उसको खुशी देती थी। अपनी मर्जी से वो काम करता था। लेकिन उस टाइम वो केयर फ्री था, कोई उसको टेंशन नहीं थी। लेकिन इस टाइम जो है, इस टाइम उसको किसी के प्रेशर में काम करना पड़ता था। जब किसी ने कुछ बोला तभी उसको वो काम करना पड़ता था। अपनी मर्जी से वो अपना काम नहीं कर सकता था। मतलब वो अपना मास्टर नहीं रहा, अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ द सीमापुरी? कि ऑथर ने एरिया ऑफ सीमापुरी को कैसे डिस्क्राइब किया? उसने कहा कि सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कि ये दिल्ली की पेरिफेरी है, मतलब इसके बॉर्डर से थोड़ी लगती है, इसके पास ही है, लेकिन इसको कट आउट करके रखा हुआ, अलग जैसे होता है ना, जिसमें शामिल नहीं करते। कहते इस तरह से है। दोज हु लिव हेयर आर बांग्लादेशी। जो भी यहाँ पे रहते हैं इस सीमापुरी एरिया में वो सारे क्या है, बांग्लादेशी है। दे केम हेयर इन 1971, और वो 1971 में यहाँ पर आए थे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। कहते हैं दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मड में वो रहते हैं। इनका जो रूफ है वो टीन और टारपुलिन का बना हुआ है। आपसे मैंने कहा जो टारपुलिन जो होता है टेंट जिसके साथ बनाया जाता है वो उसको कहा जाता है। कहते हैं दे आर ऑल रैग पिकर्स। जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सारे क्या है, रैग पिकर्स हैं। और यहाँ पे नो सेवेज है, नो ड्रेनेज है, और यहाँ पे रनिंग वाटर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11। वेयर हैज़ द पीपल लिविंग इन सीमापुरी कम फ्रॉम? वाई डोंट दे वॉन्ट टू गो बैक? तो कहता है ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं सीमापुरी एरिया में, ये कहाँ से आए हैं, और दूसरा ये वापस क्यों नहीं जाना चाहते? तो आपको मैंने पहले बताया कि जितने भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे क्या है, बांग्लादेशी। मीन्स वो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। और उनकी जो लैंड थी, देयर लैंड इज़ ब्यूटीफुल, इट हैज़ रिवर्स एंड ग्रीन फील्ड्स। उनकी लैंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, रिवर्स थी, वहाँ पे फील्ड्स थे। बट द होम्स एंड द फील्ड्स आर ऑफन स्वेप्ट अवे बाय फ्लड। और इनके जो होम होते थे, जो उनकी फील्ड्स होते थे, वो हमेशा क्या हो जाते थे, स्वेप्ट अवे हो जाते थे फ्लड के द्वारा, जो स्टॉर्म के द्वारा। कहते हैं दे गेट नो कॉर्न टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन। और वो खुद भी कुछ नहीं खा पाते थे और बच्चों को भी कुछ भी नहीं खिला पाते थे। दैट्स वाई दे डोंट वांट टू गो बैक। और इस वजह से वो वापस नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। कहते हैं व्हाट डज द गार्बेज मीन्स टू द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी? कि सीमापुरी में जो रहने वाले हैं, एल्डर्स का मतलब जो गार्बेज पिक करते थे उनके लिए क्या था, और जो बच्चे वहाँ पे वो गार्बेज से वो निकाल मतलब काम करते थे
उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब था, सीमापुरी के बच्चों जो रहते थे यहाँ पर। कहते गार्बेज उनके लिए क्या हुआ था, गार्बेज टू द एल्डर्स इज गोल्ड, कि जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, उनके लिए गार्बेज क्या था, उनके लिए गार्बेज था गोल्ड। गोल्ड मीन्स कि वहाँ से वो क्या करते थे, चीज़ों को निकाल के तो फिर वो अपनी कमाई का जो एक तरीका उन्होंने बना लिया हुआ था। तो कहते हैं उनके लिए ये क्या था, उनके लिए गोल्ड था, और उनके लिए इट इज़ देयर डेली ब्रेड, जिनका डेली मतलब कमाई थी। इट मीन्स अ रूफ ओवर देयर हेड, इसका मतलब कि उनकी एक छत था उनके ऊपर। तो कहते हैं कि वट फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन के लिए क्या था, ये उससे भी ऊपर था, इनके लिए एक वंडर, कि मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक नई चीज़ जो है वो हमें मिल जाएगी। तो उनके लिए क्या था, रैप इन वंडर। कहता है फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। और सर ये हमने मतलब इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, व्हाट डज द रेफरेंसेस टू चप्पल्स इन लास्ट स्प्रिंग्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स। कहता है ये जो चप्पल यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, इसमें चैप्टर में यूज़ किया गया था चप्पल। कहता है ये जो चप्पल है ये क्या रेफरेंस देती है और क्या हमें बताती है उनकी कंडीशन के बारे में, जो रैग पिकर्स हैं इनकी कंडीशन के बारे में हमें क्या बताती है। तो कहते हैं द रेफरेंस टू चप्पल इंडिकेट्स द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ रैग पिकर्स, ये उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में हमें बताता है। रैग पिकर्स की कितने गरीब थे, कितने वो पुअर थे, उसके बारे में हमें बताता है। दे हैड नो चप्पल टू वियर, उनके पास इवन की चप्पल भी नहीं होती थी वियर करने के लिए। दे वेंट अबाउट वेयर फुटेड, वो हमेशा वेयर फुटेड रहते थे और वो इसके यूज टू हो गए हुए थे। कहते हैं इवन दे हैड चप्पल, अगर उनके पास चप्पल होती थी तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते थे इसको वियर नहीं करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इसको वियर नहीं करते थे, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वो ढूंढते थे। तो बेटा ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।